जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो जनमत का, इस सुपर प्राइम टाइम शो में, एक ऐसे शो में जहां पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे और 12 बजे जनमत में। आज का दिन जनमत के लिए क्यों खास है? क्योंकि आज चुनाव के बाद दिल्ली को जो इंतजार था दिल्ली के मुख्यमंत्री का, वो नाम तय हो चुका है। उसी की तर्ज पर वो खबर तो आपको बताएंगे, लेकिन आज जनमत में आपके लिए और भी क्या क्या कुछ लेकर आए हैं वो भी आपको बताते चलते हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ ही पलों में। ये लीजिए, कुकर्मी पीर बाबा, ये वो व्यक्ति है जिस पर आरोप है एकदम नाबालिग बच्चों का बलात्कार करने का। उसका विश्लेषण करेंगे, विस्तार से समझाएंगे कहां का मामला है, कौन है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये मुद्दा। फिर हिंदू लड़कियों का सौदा, कुछ जिहादी कर रहे थे, एकदम आपको बताऊं इतने निचले स्तर तक ये गिर गए थे कि जात देखकर रेट लगाते थे ये हिंदू लड़कियों का। एकदम नीचतम जो घटना, जो कृत्य आप कह सकते हैं, उसको उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ये बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आज छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन, उनकी जयंती पर, इस पर भी एक विशेष सेगमेंट हमने आज रखा है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर दिल्ली के नया सीएम कौन, वो भी मैंने आपको बता दिया, रेखा गुप्ता का नाम। चलिए फ्लोर ग्राफिक्स को हटाते हैं और आते हैं आज के पहले मुद्दे में। पहले मुद्दे में क्या, यानी कि दिल्ली में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम से अब पर्दा उठा लिया है। कुछ ही पलों में आप मेरे पीछे भी देखेंगे कौन है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। जी हां, देखिए, विधायक दल की बैठक में किसका नाम तय हुआ है? रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है, रेखा गुप्ता के नाम पर। और अब वो कल जो है वो शपथ लेंगी, तो मैं शपथ लेती हूं। रेखा गुप्ता कल आपको सुनाई देंगी ये शब्द बोलती हुई। अब दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जनमत में विधायक दल की नेता चुनी गई रेखा गुप्ता। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। एलजी के सामने सरकार बनाने का दावा करेंगी पेश और रेखा गुप्ता के साथ सभी विधायक भी एलजी हाउस जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधायक दल की नेता चुनी गई हैं रेखा गुप्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, आज हर किसी की निगाहें थी कि भाई दिल्ली में सीएम का ऐलान होगा तो नाम किसका होगा, तो रेखा गुप्ता जी का नाम ऐलान हो गया और रेखा गुप्ता के साथ सभी विधायक भी जाएंगे एलजी हाउस। तो चलिए देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए एक महिला चेहरे पर दांव खेला है और देखिए आपको बता दें कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का फैसला किया है। अब गुरुवार को रामलीला मैदान में वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और कॉलेज टाइम से ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। मतलब छात्र जीवन, जिनका छात्रकाल था, उस समय से वो राजनीति में रुचि भी रखती थी, विद्यार्थी परिषद में भी थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अध्यक्ष और सचिव पद का चुनाव भी जीता था तब से। इसके अलावा वो 3 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद भी रही हैं। उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 30,000 वोटों से हराया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि मूल रूप से हरियाणा के जींद से आने वाली रेखा गुप्ता का जन्म साल 1974 में जुलाना में हुआ था। एसबीआई बैंक में पिताजी की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपने गृह राज्य में आना जाना होता रहता है। विधायक बनने से पहले रेखा गुप्ता बीजेपी में संगठन के स्तर पर भी अहम जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली बीजेपी में महासचिव का पद संभाल रही हैं। डीयू के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई करने वाली रेखा गुप्ता के पास एमए और एमबीए की डिग्री है। खास बात यह है कि वो लंबे वक्त से आरएसएस की सक्रिय एक्टिव सदस्य रही हैं और संघ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हमेशा से हिस्सा लेती आई हैं। 1954 से
1955 में दौलत राम कॉलेज की ये सेक्रेटरी रही हैं। इनकी प्रोफाइल भी हम आपको बताते चलें, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर और जनमत में। 1995, 1996, 95 से 96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सेक्रेटरी रही हैं। 1996, 96 से 97, 97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अध्यक्ष के पद पर रही हैं और 2003 से 2004 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की सेक्रेटरी रहीं। 2004 से 2006 में बीजेपी युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी रही हैं। 2007 में पीतमपुरा नॉर्थ से पार्षद चुनी गई हैं और 2009 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव बनी हैं। 2010 की अगर बात की जाए तो उसमें बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुनी गई हैं। इससे पहले बीजेपी ने सांसद रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। दोनों नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना है। उनके नाम का प्रस्ताव कहा जाता है कि प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने रखा है। अब बीजेपी का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। इसके बाद गुरुवार को कल यानी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रामलीला मैदान में शपथ लेंगी और वो भी सबसे पहले आप देखेंगे सुदर्शन न्यूज पर। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार 27 साल बाद दिल्ली में जीत दर्ज की है। बीते एक दशक से राजधानी में आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, जिसे इस बार सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी की बम्पर लहर में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी अपनी सीट गंवा बैठे। तो अब रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर यह शपथ की जो तैयारी है वो हो चुकी है और ये मुहर लग चुकी है। अब गुरुवार दोपहर होगा ये शपथ ग्रहण समारोह और डीयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद से उन्होंने शुरुआत की है। एक महिला चेहरा दिल्ली के लिए और ये बीजेपी की तरफ से सर्वसम्मति से जो फैसला लिया गया है विधायक दल की तरफ से, उसमें नाम रखा गया रेखा गुप्ता जी का। का मुख्य दिन जिसमें हमने आपको बताया कि रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई और उनको चुन लिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। तो अब रेखा गुप्ता जी जो हैं वो बीजेपी की तरफ से एक महिला मुख्यमंत्री होंगी। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह जो होगा रामलीला मैदान में, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और इस चेहरे पर मुस्कान के साथ आप देख रहे हैं दिल्ली को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला है और उसी के साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में दिल्ली की बागडोर होगी, दिल्ली की कमान होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस खबर को तो हम लगातार अपडेट के साथ आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अब अगला मुद्दा, अहम मुद्दे भी आपके लिए जो हम लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर में एक पीर बाबा ने बीमारी ठीक करने के नाम पर दशकों से ज्यादा समय तक छोटे बच्चों का यौन शोषण किया। उसने दर्जन भर बच्चों को अपना शिकार बनाया। उसने अपनी कारस्तानी खोलने वाले बच्चों को धमकाया भी। अब उसे कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर की एक अदालत ने 17 फरवरी को इस पीर बाबा को दोषी ठहराया है। इस पीर बाबा का असली नाम एजाज अहमद शेख है। उसे इस मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसकी इस कारस्तानी का खुलासा 2016 में हुआ था। एजाज अहमद की यौन प्रताड़ना का शिकार एक बच्चे ने अपने पिता को उसकी कारस्तानियों के विषय में बताया था। बच्चे ने बताया कि उसके साथ एजाज अहमद लगातार जो है एक तरीके से मजहब के नाम पर कह लीजिए लगातार उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करता था। यदि बच्चा इससे इनकार करता तो वो उन्हें डराया करता। इसके बाद एजाज अहमद के खिलाफ पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज कराया। इसके बाद पीर बाबा एजाज का भांडा फूट गया। उसके खिलाफ लगभग एक दर्जन और ज्यादा बच्चों ने ऐसे ही आरोप लगाए। सामने आया कि एजाज अहमद बच्चों को जिन्न से मिलवाने जैसे झांसे दिए करता था और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। एक पीड़ित ने बताया कि 1 साल के भीतर उसका 500 से अधिक बार यौन उत्पीड़न किया गया।
वहीं एक पीड़ित ने बताया कि एजाज अहमद बच्चों को एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने को कहता था। इतना निचले स्तर का यह व्यक्ति था, इतना घटिया इसका दिमाग था। यहां तक कि 10 साल के बच्चों को भी यौन शोषण का शिकार बनाया गया। इनमें से कई बच्चे तो अब बालिग हो चुके हैं। एजाज शेख लगातार इन बच्चों को धमकाता था कि अगर इन बच्चों ने किसी से यौन शोषण का खुलासा किया तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो उन्हें मजहब का खौफ भी दिखाता था। एजाज अहमद ने मामला दर्ज होने के बाद भी पीड़ितों के परिवार को धमकाया। उसने कहा कि उन सभी परिवारों का नुकसान होगा जिन्होंने उस पर आरोप लगाए हैं, लेकिन पीड़ितों के परिवार लगातार उसके खिलाफ मुकदमा लड़ते रहे। इस दौरान कोर्ट ने उन पीड़ित बच्चों से कहानी भी सुनी। कोर्ट में एजाज अहमद ने दावा किया कि उसे पैसों के विवाद के चलते फंसाया गया है। एजाज अहमद ने इस बात का भी सहारा लिया कि एफआईआर देरी से दर्ज करवाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने उसकी ये दलीलें मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसने पीड़ितों को उनके नाबालिग होने के दौरान अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, आशीर्वाद देने की आड़ में उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। कोर्ट ने कहा कि एजाज अहमद ने इन बच्चों का यौन उत्पीड़न करके इन्हें शर्मिंदा कर दिया। कोर्ट ने उसे अब बच्चों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहरा दिया गया है। तो कश्मीर का यह मामला है जहां पर नाबालिग लड़कियों को शिकारी बनाता था और रेप कर नाबालिग लड़कों को दिखाता था जिन्न। ये वो है जिसको अब कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है, दोषी करार दिया है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई और ये लगातार इस खबर का भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, वो अलग बात है, लेकिन इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किया है वो भी हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में देते हैं। क्या कभी थमेगा जिहादियों द्वारा यौन शोषण का दौर? तो देखिए, हाँ बोलने वाले 22% है केवल और 78% लोग ना बोलने वाले हैं कि कभी थमेगा नहीं। करेंगे राजस्थान के ब्यावर की, जहां पर मुस्लिम लड़कों के गैंग ने हिंदू बच्चियों को फंसाकर उन्हें नमाज, रोजा और कलमा के बारे में बताया। उन पर बुर्का पहनने का दबाव भी डाला। धर्मांतरण के लिए उनका ब्रेन वॉश किया गया। एक बच्ची ने बताया कि रोजा ना करने पर उसका ब्लेड से हाथ काटा गया। बच्चियों का लगातार यौन शोषण किया गया। अब मुस्लिम गैंग के ये सब लड़के पुलिस की गिरफ्त में हैं। शुरुआती पूछताछ और पीड़िताओं के बयान से भयावह जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। हिंदू बच्चियों का यौन शोषण वाले रेहान, मोहम्मद, सोहेल अंसारी, लुकमान, अरमान पठान, साहिल कुरैशी और 2 नाबालिग अनपढ़ हैं। इनमें से कोई स्कूल नहीं जाता है। इनमें से कोई वेल्डर की दुकान पर काम करता है तो कोई फर्नीचर की दुकान पर मजदूरी करता है। इनके निशाने पर एक स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की हिंदू छात्राएं आईं। ये बच्चियां भी आसपास की रहने वाली हैं और इन मुस्लिम लड़कों के इलाकों से होकर स्कूल जाती थीं। इसी के बाद इन्होंने उन बच्चियों को निशाने पर लिया। एक पीड़िता ने बताया कि सोहेल मंसूरी ने स्कूल से घर तक उसका 15 दिन तक पीछा किया। सोहेल ने उसके सामने नंबर लिखी पर्चियां फेंकी। बच्ची ने एक दिन उसको फोन किया तो उसने कैफे में मिलने बुलाया और वहां शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता ने बताया कि इसकी फोटो भी निकाल ली गई। इस काम में सोहेल मंसूरी के साथ बाकी मुस्लिम लड़के भी शामिल थे। हिंदू बच्ची ने बताया कि इसके बाद सोहेल उसे अपनी दोस्त से बात करने को टॉर्चर करने लगा। रिपोर्ट के अनुसार सोहेल मंसूरी का शिकार बनी पीड़िता ने बताया कि उसे एक छोटा फोन भी दिया गया था, इसी से बातचीत होती थी। सोहेल पीड़िता को लगातार धमकाता भी था। पीड़िता ने अपने सहेलियों से रियान, जावेद और अरमान की बात करवाई। सोहेल ने हिंदू बच्ची को बुर्का पहनने के लिए प्रताड़ित किया। उसे रमजान और रोजे के बारे में बताया, रोजा कैसे रखना है इसके लिए भी ब्रेन वॉश किया। पीड़िता के हाथ पर कट भी मारे गए। उस पर कलमा पढ़ने का दबाव डाला। बच्चियों के धर्मांतरण की भी तैयारी के लिए उनको नई नई गाड़ियां दिखाई जाती। बच्चियों को ले जाने के लिए ये मुस्लिम लड़के कभी बुलेट लाते तो कभी बाकी गाड़ियां। एक पीड़िता ने बताया कि उन लोगों ने एक बार बोला था कि ब्राह्मण की लड़की यानी ब्राह्मण की छोरी को बेचेंगे तो 20 लाख रुपए मिलेंगे और यानी तुझे बेचेंगे यानी दलित की बच्ची जो थी उसको बेचेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये जिहादी बातें करते थे। बच्चियों ने बताया कि उनकी अश्लील फोटो वीडियो के सहारे उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जाता था। उन्हें दूसरी लड़कियां लाने को कहा जाता था। इस पूरे कांड का खुलासा एक बच्ची के पास से मिले मोबाइल से हुआ। बच्ची के घर वालों ने उसे मोबाइल लेकर एक मुस्लिम लड़के के पास फोन किया। फोन करने पर वो गालियां बकने लगा और धमकियां देने लगा। इसके बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे। इसके बाद मामले की परतें खुलना चालू हुई। पता चला कि एक ही नहीं बल्कि कई लड़कियां इस गैंग का शिकार हुई हैं।
एक एक बच्ची को एक साथ कई मुस्लिम लड़के धमकाते थे। ये सभी इनसे पैसे भी वसूलते थे। बच्चियां इसके लिए घर से पैसे चुराती थीं। ब्यावर पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 बालिग आरोपितों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोर्ट में पेश करने के दौरान इस मुस्लिम गैंग को वकीलों ने पीट दिया। इन पर वकीलों ने जूते चप्पल चलाए। इस मामले में ब्यावर के हिंदू समाज ने प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने पीड़िताओं के बयान भी कोर्ट में दर्ज करवा दिए हैं। पुलिस ने पीड़िताओं का मेडिकल भी करवाया है। मामले में गिरफ्तार 2 नाबालिगों को किशोर बोर्ड के पास भेजा गया है। तो ये काले कारनामे जहां पर ये रेट लगाते हैं हिंदू बच्चियों का। चलिए, इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है वो भी आपको बता देते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आएंगे ये जिहादी या नहीं आएंगे। तो हाँ बोलने वाले कितने लोग थे वो आपको मैं बता दूं। हाँ बोलने वाले केवल 12 हैं कि भाई बाज आएंगे, ना बोलने वाले 88। तो हर खबर पर पोल के माध्यम से एक प्रश्न आपके लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज एक बार फिर विपक्ष का असली चेहरा बेनकाब हुआ जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू को शामिल करने की मांग रखी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी मजबूती से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पक्ष में अपनी बात रखी। सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो भोजपुरी, अवधी, ब्रज और अन्य भारतीय भाषाओं के विरोधी हैं। ये लोग हर अच्छे काम का विरोध करने की राजनीति करते हैं। ये कैसी मानसिकता है? ये देखिए, जो अंग्रेजी हटाकर उर्दू थोपना चाहती है लेकिन मातृभाषा हिंदी और अपनी लोक भाषाओं को हाशिए पर डालना चाहती है। भारत में भाषाओं की विविधता हमारी ताकत है लेकिन विपक्ष इसे भी राजनीति का मोहरा बनाना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार भारतीय भाषाओं के सम्मान और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू कर दिया जाए। अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, उर्दू हमारी दूसरी भाषा है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का विरोध करते हुए बोला कि ये लोग बस उर्दू करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता तो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि अपने बच्चे, आपके बच्चे जो हैं उर्दू पढ़ें। ये लोग उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम ने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के नेता क्या देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं? ये नहीं चलाने वाला, ये चलने वाला नहीं है। समाजवादियों का दोहरा चरित्र जनता के बीच आना चाहिए। हमने फ्लोर लैंग्वेज में स्थानीय भाषाओं को ऐड किया है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वालों को बोलने समझने में आसानी हो। हम स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई जरूरी नहीं है लेकिन वैश्विक परिदृश्य में प्रदेश के बच्चों को खड़ा करने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारी सरकार प्रदेश के गरीब परिवार के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहती है तो इसका ये लोग विरोध करते हैं। इस सदन में अलग अलग समाज से सदस्य आए हैं। वे सदन में विभिन्न तबके से आए हैं। सीएम ने कहा कि अंतिम पायदान के व्यक्ति की आवाज को सदन में मुखरता मिले, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अगर वे हिंदी में असमर्थ हैं तो अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी जिसमें समर्थ हो बोल सकते हैं। वे अपनी मातृभाषा में अपने विचार रख सकते हैं। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? इसका सीएम योगी ने कहा कि यूपी की बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी अकादमी का गठन कर रही है, अवधी अकादमी का गठन कर रही है, संत तुलसीदास जी के नाम पर ब्रिज भाषा अकादमी का गठन कर रही है। सूरदास ने अपनी तमाम रचनाएं ब्रिज भाषा में की हैं। रामचरितमानस उत्तर भारत और मॉरिशस, फिजी समेत अन्य देशों में बसे प्रवासियों के लिए एक प्रेरणा पुस्तक है, वो अवधी भाषा में है। आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप लोग इसका विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि यूपी विधानसभा सचिवालय की ओर से बोलियों को जो स्थान दिया गया है हम उसका समर्थन करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बातें प्रोसीडिंग का हिस्सा होनी चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया। भारतीय भाषाओं और हिंदी के सम्मान के लिए उनकी सरकार संकल्पित है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। हिंदी और अन्य लोक भाषाओं को सशक्त करने का प्रयास जारी रहेगा और जबरदस्ती उर्दू थोपने की मानसिकता को परास्त किया जाएगा। जनता को अब तय करना होगा कि राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है या विभाजनकारी राजनीति के साथ। चलिए, ये खबर भी आपको बताई। इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने पूछा, क्या उर्दू को हिंदुस्तान की भाषा मान सकते हैं? हाँ बोलने वाले, ना बोलने वाले कितने, ये आप जानिए हमारे पोल के माध्यम से। केवल 15% ने कहा हाँ, 85% ने कहा ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आस्था और आध्यात्म का संगम इस बार उन्नाव जिला जेल में भी देखने को मिला, जहां जेल प्रशासन की अनूठी पहल के तहत कैदियों को महाकुंभ जैसा अनुभव कराया गया। देखिए, प्रयागराज से विशेष रूप से लाए गए संगम जल से कैदियों ने अमृत स्नान किया, जिससे जेल का माहौल भक्तिमय और आध्यात्मिक हो गया है। इस दौरान कैदियों ने हर हर गंगे का नारा लगाया और सूर्य को जल अर्पित करते हुए स्नान किया। जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह की पहल पर प्रयागराज से गंगा जल मंगवाकर जेल परिसर में एक विशाल कुंड में भरा गया, जिससे गुलाब की पंखुड़ियां जिसमें डाली गई और चारों ओर फूलों के गमले रखे गए। जब कैदी एक एक कर संगम जल से स्नान करने पहुंचे तो उनके उत्साह और श्रद्धा का अलग ही नजारा दिखा। जेल प्रशासन ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए कैदियों पर पुष्प वर्षा भी की और देखिए, संगम जेल से स्नान कर कैदी बेहद प्रसन्न दिखे और इस आध्यात्मिक आयोजन का जेल प्रशासन की एक सकारात्मक पहल के रूप में इसको बताया जा रहा है। कुछ कैदी सूर्य को जल अर्पित करते भी नजर आए। जेल में पहली बार इस तरह का आयोजन होने से कैदियों ने इसे मानसिक और आत्मिक शांति देने वाला अनुभव बताया। यह आयोजन जो है वो कारागार मंत्री और जेल महानिदेशक की अनुमति से किया गया, जिसे जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र की देखरेख में संपन्न कराया गया। जेल प्रशासन का कहना है कि इस तरह के आयोजन से कैदियों में सकारात्मकता और मानसिक शांति आती है और इस आयोजन से जेल का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। कैदियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन उन्हें सकारात्मक जीवन जीने और आध्यात्मिक शांति पाने की प्रेरणा देते हैं। जेल प्रशासन ने भी इसे सफल आयोजन बताते हुए ये कहा कि आगे भी इस तरह की पहल जारी रहेगी। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जेल में सुधार और सकारात्मकता लाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। तेलंगाना सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे कम करने का ऐलान किया है, जिससे राज्य की राजनीति में तूफान मच गया है। कांग्रेस सरकार का यह फैसला मुस्लिम कर्मचारियों को रोजा रखने के दौरान 1 घंटे पहले ऑफिस से जाने की अनुमति देता है। यह आदेश राज्य कर्मियों, शिक्षकों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होगा। हालांकि बीजेपी ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे तुष्टीकरण करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ये कदम सिर्फ एक वोट बैंक बनाने के लिए उठा रही है, न कि मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए। बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि नवरात्र के दौरान हिंदू कर्मचारियों को ऐसी कोई छूट नहीं दी जाती है। उन्होंने इसे तुष्टीकरण का उदाहरण बताते हुए इस फैसले का विरोध किया। इस कदम को लेकर राज्य में राजनीतिक और धार्मिक विवाद गहरा गया है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुयायी इसे एक तरफा और भेदभावपूर्ण मानते हैं। भारत में जहां विविधता और धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी जाती है, इस तरह के फैसले समाज में विभाजन और असहमति को बढ़ावा दे सकते हैं। हिंदू समुदाय में ये सवाल उठ रहे हैं कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे कम किए जा सकते हैं, तो क्या नवरात्रि के दौरान हिंदू कर्मचारियों को भी समान राहत मिलनी चाहिए थी? ये कदम न केवल धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है, बल्कि ये सरकार के धर्मनिरपेक्षता के दावे को भी चुनौती देता है। समाज में धर्म और राजनीति का मिश्रण किसी भी सरकार के लिए खतरे का कारण बन सकता है। इस फैसले से सरकार ने एक ऐसे संदेश को बढ़ावा दिया है जिससे समाज में धार्मिक असंतोष पैदा हो सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकार सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए समान अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित करे, ताकि देश में एकता और भाईचारे का माहौल कायम रहे। इस प्रकार के फैसले देश में बढ़ती राजनीतिक असहमति और धार्मिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं, जो लंबे समय में समाज के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जो सभी समुदायों के बीच समानता और सामूहिक विकास की भावना को प्रोत्साहित करें। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से इसके बारे में भी समझाया। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। आपको बताएं कि दिल्ली के भाग्यनगर हाउस, जिसको ये हैदराबाद हाउस कहते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख जो हैं, उनका नाम आपको बता दूं कि तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर समझौते का आदान प्रदान हुआ। इसके अंतर्गत आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और कतर के
के अमीर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की है। बता दें कि अमीर अल थानी बीते सोमवार को भारत पहुंचे थे। पीएम मोदी उन्हें स्वयं रिसीव करने पहुंचे थे। कतर के अमीर 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। बता दें कि कतर के अमीर जो है तमीम बिन हमाद अल थानी का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसी के साथ कतर अमीर ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की। अमीर अल थानी और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि साल 2024 के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। ये 1 साल में उनकी चौथी यात्रा है। भारत और कतर के बीच बीते सोमवार को दिल्ली में दो एमओयू पर साइन हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी मौजूद रहे। दोनों ने भारत कतर के बीच ज्वाइंट ट्रेड फोरम की शुरुआत की। अमेरिका में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक की अनिश्चितता का माहौल है। ट्रंप कब क्या फैसला लेते हैं, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में ईरान के मामले में काफी सख्त थे। इस बार भी वे ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए कतर को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहा है। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। भारत की जरूरत का 50% एलएनजी कतर से आता है। इसके अलावा कतर भारत की जरूरत का 30% एलपीजी उपलब्ध कराता है। ओईसी के अनुसार भारत और कतर के बीच 2023-2024 में 14.04 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। कतर भारत से 1.70 अरब डॉलर का सामान खरीदता है और फिलहाल कतर में 15,000 के करीब जो है भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। अब देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें, जो हमने आपको बताया पहले भी ग्राफिक्स भी दिखाए कि 6 देशों में 92,58,302 भारतीय हैं। कतर में 8,35,000, कुवैत में 10,726, सऊदी अरब में 26,45,302, यूएई में 45,54,274 और बहरीन में 3.5 लाख और ओमान में 6,73,000 भारतीय। अब भारत कतर का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। इसके बारे में भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2019-20 में 10.95 अरब डॉलर का व्यापार यहां पर हुआ है। ये भी आपको हम बता देते हैं। और क्या है इसमें विस्तार से आपको समझा देते हैं। 2021 में 9.02 अरब डॉलर का, 21-22 में 15.03 अरब डॉलर का, 22-23 में 18.77 अरब डॉलर का, 23-24 में 14.04 अरब डॉलर का। ये यहाँ पर व्यापार जो है, व्यापार की आप मैग्नानिमिटी को देख सकते हैं, कितना बड़ा ये व्यापार है वो देखिए। और कतर से क्या क्या आयात होता है, एलएनजी होता है और क्या होता है, एलपीजी भी होता है। एलएनजी यानी फिर उसके साथ एलपीजी जो आप गैस सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल होता है। एथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनिया, इनका भी जो है इसका भी आयात होता है। कतर से क्या क्या आयात होता है उसमें आपको बताएं। और कतर से क्या क्या निर्यात होता है, अनाज, तांबा, लोहा, स्टील और फल, ये भी आयात की और निर्यात की दोनों की बातें हमने आपको बताई। अमोनिया, इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें जो हैं जितनी भी हैं, तो अच्छे बेहतर रिश्ते, अनाज, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ से निर्यात होते हैं। तो भारत और कतर के रिश्ते में ये मुलाकात जो है बहुत अहम है और आगे भी डील्स और भारत और कतर के फेवर में ही होंगी। चलिए, इसी के साथ आगे दीजिए जनमत में बस इतना ही। मन तो और था, और भी मुद्दे थे, लेकिन कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।